नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है जय बजरंग इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि पठारों का सेशन चल रहा है, तो जिसमें हमने पिछले वीडियो में आपके एक मालवा का पठार कंप्लीट कर लिया, मध्य भारत का पठार कंप्लीट कर लिया, बुंदेलखंड का पठार कंप्लीट कर लिया। अब आपको डालना है रीवा पन्ना का पठार। क्या डालना है? रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार। अब थोड़ा सा मैं आपको पहले रिकॉल करा दूं, पिछले का 10 मिनट लगेगा, जिससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा और आपको वीडियो देखने में आपका माहौल भी बन जाएगा। तो पहले हमने क्या पढ़ा था, आपका मालवा का पठार, और मालवा के पठार का हमने क्षेत्रफल कितना देखा था। क्षेत्रफल था तुम्हारा 88,222 वर्ग किलोमीटर। कितना था? 88,222 वर्ग किलोमीटर। दूसरा, कितने परसेंट भूभाग पर था? तो 28% भूभाग पर था। तीसरा, इसमें क्या देखा, मिट्टी कैसी थी? काली मिट्टी थी। कैसी मिट्टी थी? काली मिट्टी थी। वर्षा यहाँ पर कितनी थी? 75 से 100 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा थी। ठीक है। मुख्य फसल क्या थी? मुख्य फसल यहाँ पर आपकी क्या थी? गेहूं थी। क्या थी? गेहूं। इसलिए इसे गेहूं की डलिया भी कहा जाता था। जलवायु कैसी थी यहाँ की? जलवायु आपकी सम जलवायु थी। और ऐसा किसने कहा था? फायम नामक चीनी यात्री ने कहा था। और इसमें सम जलवायु में क्या होता है, ना गर्मियों में अधिक गर्मी और ना सर्दियों में अधिक सर्दी, यानी कि 12 माह एक सा मौसम। ठीक है। इसके बाद हमने दूसरा यहाँ पर क्या पढ़ा था तुम्हारा, बुंदेलखंड का पठार और मध्य भारत का पठार। तो मध्य भारत का पठार का देख लेते हैं। तो मध्य भारत का पठार, मध्य भारत के पठार में हमने क्या पढ़ा था? क्षेत्रफल क्या था? क्षेत्रफल था आपका कितना? 32,896। कितना था? 32,896 वर्ग किलोमीटर था। और कितने परसेंट भूभाग पर फैला हुआ था? तो 10.70% या 10.68% भूभाग पर ये फैला हुआ था। इसके बाद यहाँ पर मिट्टी देखी हमने, मिट्टी कौन सी थी? तो यहाँ की मिट्टी कैसी थी? यहाँ की मिट्टी कैसी थी? जलोढ़ मिट्टी थी। कैसी मिट्टी थी? जलोढ़ मिट्टी थी। और यहाँ पर जलवायु कैसी थी? तो जलवायु हमने क्या बताया था, जलवायु यहाँ की कैसी थी आपकी? तो जलवायु यहाँ पर थी आपकी महाद्वीपीय प्रकार की। और महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु क्या थी? सर्दियों में अधिक सर्दी और गर्मियों में अधिक गर्मी। दूसरा यहाँ पर क्या देखा था? निर्माण देखा था। निर्माण इसका कहाँ हुआ था? किस निर्माण इसका? बेसाल्ट की चट्टानों से हुआ था। और इसका निर्माण किसमें हुआ था? आर्कियन की नीच चट्टानों से हुआ था। इसके बाद यहाँ पर वर्षा हमने देखी। वर्षा कितनी थी? वर्षा की बात करें तो वर्षा यहाँ पर कितनी देखी थी हमने? 55 सेंटीमीटर से लेके 75 सेंटीमीटर से भी कम यहाँ पर वर्षा देखी थी। और भिंड के गोवाद में 55 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इसके बाद यहाँ पर हमने देखा था तुम्हारा बुंदेलखंड का पठार। और बुंदेलखंड के पठार में हमने क्या देखा था? क्षेत्रफल कितना था? क्षेत्रफल था 23,733। कितना था? 23,733 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल देखा था हमने बुंदेलखंड के पठार का। और कितने परसेंट भूभाग पर फैला था? तो 7.7% भूभाग पर फैला हुआ था। मिट्टी कैसे बताई थी हमने? मिट्टी इसकी मिश्रित मिट्टी बताई थी। कौन सी मिट्टी बताई थी? मिश्रित मिट्टी बताई थी। और यहाँ पर वर्षा कितनी बताई थी? वर्षा मैंने आपको बताई थी कितनी? बुंदेलखंड के पठार में 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा बताई थी। कितनी वर्षा बताई थी? 75 से 100 सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें हमने आपको कवर करा दी थी। अब यहाँ पर जलवायु की बात करें तो जलवायु क्या बताई थी मैंने आपको? तो जलवायु यहाँ की कैसी थी? महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु थी। तो हमने अभी तक कौन कौन से पठार पढ़ लिए? मालवा का पठार पढ़ लिया, मध्य भारत का पठार पढ़ लिया, बुंदेलखंड का पठार पढ़ लिया। अब आज के हम वीडियो में चर्चा करने वाले हैं रीवा पन्ना के पठार की। तो उम्मीद करता हूँ आपका ये रिवीजन मैंने कुछ समय में अच्छा करा दिया है। अब चलते हैं बुंदेलखंड के पठार, वो रीवा पन्ना के पठार पर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? निर्माण और जिले। तो निर्माण इसका क्या है? तो आर्कियन युग की नीच चट्टानों से हुआ है इसका भी। ठीक है। और जिले की बात करें तो जिले कौन कौन से हैं इसके? तो जिले हम देखेंगे कौन से? सागर का कुछ भाग आता है। ठीक है। क्योंकि सागर आपका बुंदेलखंड में भी पहुंच गया था कुछ, तो इसमें क्या लिखेंगे? सागर का कुछ भाग। इसके बाद लिखेंगे दमोह, दमोह का कुछ भाग, दमोह का कुछ भाग। इसके बाद लिखेंगे पन्ना, सतना, रीवा। ये पूरा पूरा है, पन्ना, सतना और रीवा। ठीक। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इसका कितना है? क्षेत्रफल 31,955, 31,955 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है? 31,955 वर्ग किलोमीटर। और कितने परसेंट भूभाग पर फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है आपका 10.38% भूभाग पर ये फैला हुआ है। इसके बाद हम वर्षा की बात कर लेते हैं। वर्षा इस क्षेत्र में कितनी होती है? तो वर्षा यहाँ पर होती है 100 से लेकर 125 सेंटीमीटर वर्षा। कितनी होती है? 100 से लेकर 125 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होती है। और जलवायु की बात करें हम, तो जलवायु यहाँ पर कौन सी है? तो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है।
महाद्वीपीय प्रकार, सिर्फ मालवा के पठार में आपको सम जलवायु देखने को मिलेगी, बाद बाकी सभी पठारों में जलवायु कैसी मिलेगी, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु मिलेगी। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु क्या होती है, सर्दियों में अधिक सर्दी और गर्मियों में अधिक गर्मी। इसके बाद यहाँ पर जब वर्षा 100 सेंटीमीटर 125 सेंटीमीटर हो रही तो यहाँ की फसल कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ की फसल हो जाएगी तुम्हारी चावल, मुख्यतः कौन सी हो जाएगी, चावल। और दूसरे नंबर पर बात करें तो तुम गेहूं भी यहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अगर मिट्टी की बात करें तो मिट्टी यहाँ पर लाल पीली पाई जाती है। मिट्टी कैसी पाई जाती है, यहाँ पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। और लाल पीली मिट्टी क्यों पाई जाती है, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि मध्य प्रदेश में पश्चिमी भाग में काली मिट्टी पाई जाती है, पूर्वी भाग में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, और पूर्वी भाग की तरफ ही हम चल रहे हैं इस पठार में। और मध्य भाग में मैंने बताया था कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि वह नदियों के किनारे से बहाई गई लाल मिट्टी है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर गंगा यमुना के मैदान हमको देखने को मिल जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर अगर हम मध्य में बात करें तो मध्य में मिट्टी की प्रकृति कैसी बन जाएगी, कछारी मिट्टी बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर नदी नर्मदा नदी निकलती है 16 जिलों से होकर। जब मैं नदियां कराऊंगा तब आपको बताऊंगा, तो नदियों के किनारे से होकर जो मिट्टी पाई जाएगी कौन सी रहेगी, कछारी या तटीय मिट्टी भी हम उसको बोल देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, लाल पीली मिट्टी होगी, फसल चावल गेहूं लिख लिया हमने, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम नदी की बात करें और जलप्रपातों की बात करें तो जलप्रपातों की यदि हम बात करें तो चचाई और केवटी बहुटी जलप्रपात यहाँ पर तुमको देखने को मिल जाएंगे। नदी की यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर सतना में टॉन्स नदी मिल जाएगी देखने को आपको, ठीक है। और रीवा में आपको बीहड़ वगैरह नदी देखने को ये मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, पहले डाल लीजिए यहाँ पर नदी, नदी कौन सी हो जाएगी तुम्हारी, टॉन्स, ठीक है। और तुम्हारी बीहड़, टॉन्स और बीहड़ नदी हो जाएगी। और जलप्रपात की अगर बात करें, जलप्रपात कौन से हो जाए, केवटी बहुटी, केवटी बहुटी जलप्रपात यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर अगर खनिज की बात करें हम, खनिज, तो खनिज कौन सा मिल जाएगा, यहाँ पर हीरा मिल जाएगा। और हीरा के मामले में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। यहाँ पर खनिज हीरा यहाँ पर कहाँ पर मिलेगा, पन्ना में। और पन्ना में कहाँ पर मिलता है, हिनौता नामक स्थान पर मिलता है। कहाँ पर मिलता है, हिनौता नामक स्थान पर मिलता है। तो यहाँ पर अपन ने क्या लिख दिया, खनिज हीरा लिख दिया, ठीक है। दर्शनीय स्थलों की अपन यहाँ पर बात करें तो पन्ना में हम देखते हैं, पन्ना में क्या मिलता है अपना, पन्ना में अजयगढ़ का किला है और राजा अमन का महल है। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, दर्शनीय स्थल में, दर्शनीय स्थल। तो दर्शनीय स्थल में क्या लिखेंगे, राजा अमन का महल, राजा अमन का महल और अजयगढ़ का किला। और क्या लिखेंगे, अजयगढ़ का किला। और अजयगढ़ का किला और राजा अमन का महल किसने बनवाया था, तो यह राजा अजयपाल द्वारा बनवाया गया था। और देख लेते हैं यहाँ पर और क्या हो सकता है, दमोह हो गया, ठीक है। और इसमें खनिज तुम्हारा हो ही गया हीरा। और यहाँ पर हम देखते हैं मिट्टी हो गई तुम्हारी, वार्षिक वर्षा बता दी। और यहाँ पर एक दो पॉइंट देख लेते हैं, कोई झूठा हो तो, नदियां भी सब सारी हो गई। हाँ, चोटी देख लेते हैं इसकी, चोटी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो चोटी गुडविल पीक, गुडविल पीक चोटी, जो कि 752 मीटर ऊंची है। कितनी है, 752 मीटर ऊंची है, इस पठार की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा रिकॉल करा दूं, मालवा के पठार में सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको कौन सी बताई थी, मालवा के पठार में सबसे ऊंची चोटी मैंने बताई थी आपको सिगार, ठीक है, 854 मीटर। इसके बाद मैंने आपको मध्य भारत के पठार की चोटी बताई थी, कौन सी, मध्य भारत के पठार की चोटी आपको अगर ध्यान हो तो टोंगरा पर्वत, कौन सी थी, टोंगरा पर्वत चोटी बताई थी, जिसकी ऊंचाई थी 1411 फीट, ठीक। इसके बाद मैंने आपको बुंदेलखंड की चोटी बताई थी, और बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, सिद्ध बाबा की चोटी थी। सिद्ध बाबा की चोटी की ऊंचाई मैंने आपको कितनी बताई थी, सिद्ध बाबा की चोटी की ऊंचाई भी मैंने आपको बताई थी, कितनी बताई थी, याद कीजिए, कमेंट सेक्शन में आपको लिखकर बताना है। और इसके बाद तुम्हारा कौन सा था, ये रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना के पठार की चोटी कौन सी है, गुडविल पीक, कितनी है, 752 मीटर। तो चोटियों को आपको विशेषकर ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर देख लेता हूँ कोई और पॉइंट रह रहा हो तो, फसल मैंने बताई दी, ठीक है, सारा सब कुछ हो गया। तो ये था तुम्हारा विंध्यन शैल समूह से इसका निर्माण होता है, किससे होता है, विंध्यन खगारी प्रदेश है, विंध्यन शैल समूह से इसका निर्माण लिख लेना, विंध्यन शैल समूह, विंध्यन शैल समूह, ठीक है, खगारी प्रदेश है। और चूना पत्थर यहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर देख लेते हैं क्या, चूना पत्थर, चूना पत्थर भी यहाँ पर अपन लिख देंगे, ठीक है, चूना पत्थर यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है तुम्हारा, सागर दमोह का कुछ भाग आ रहा है, तो इस एरिया में क्या तुम्हारा चूना भी देखने को मिल जाता है। तो ये था तुम्हारा रीवा पन्ना का पठार, इसको आप नोट कीजिए। फिर डालते हैं हम अगला पठार।
अब डालना है आपको नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, अब नर्मदा सोन घाटी में जिले क्या लिखेंगे, तो जिले जो आपके नर्मदा नदी के जिले हैं लगभग 16 जिले, तो उन्हीं से होकर निकलती है। और ये कहाँ पर उपस्थित है, तो ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला होती है। ठीक है, और दूसरी नीचे होती है सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला। इन दोनों के बीच में जो घाटी है हमारी, वह नर्मदा सोन घाटी है। ठीक है, यहाँ से नदी जो नर्मदा निकलती 16 जिलों से होकर, तो वो पूरी मतलब जो जिले हैं पूरे वही जिले हैं। ठीक है, तो वो अपन नदी कराएंगे तो उसमें देख लेंगे। और जिले आपको अगर लिखने हैं तो जिले यहाँ पर मैं लिख दूंगा। वैसे ही सारे पठार होने के बाद मैं आपको कलरफुल मार्कर से सारा आपका जो जहाँ पर पठार है उसको अंकित करके अच्छे से आपका डायग्राम बनवा दूंगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं लगभग 16 जिले। ठीक है, लगभग 16 जिले। इसके बाद फिर यहाँ पर क्या करेंगे अपन, इसका क्षेत्रफल देखेंगे। क्षेत्रफल इसका कितना है, 86,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 86,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और कितने परसेंट भूभाग पर है, तो ये 26% भूभाग पर है। ठीक है, कितना है, 26% भूभाग पर ये फैला हुआ है। और वर्षा की यहाँ पर बात करें, वर्षा कितनी होती है, तो वर्षा यहाँ पर आपकी होगी 100 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर। अब जहाँ पर 125 सेंटीमीटर की वर्षा होगी वहां पर मुख्य फसल स्वाभाविक रूप से चावल है, क्योंकि चावल सबसे ज्यादा पानी मांगता है। तो यहाँ पर फसल अपन कौन सी होगी, फसल में देखेंगे चावल। और दूसरा नर्मदापुरम में आपका गेहूं भी सबसे अधिक होता है। ठीक है, गेहूं भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं मिट्टी की। क्या बात करते हैं, मिट्टी की, कि इसकी नर्मदा सोन घाटी की मिट्टी कैसी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे नर्मदा सोन घाटी में बीच में यहाँ पर अपन देखें, मतलब 16 जिलों से होकर निकल रही, तो इसमें मिट्टी भी अलग अलग तरह की होगी। अगर हम देखें तो मिट्टी को आपको ऐसे लिखना है, एक डंडा बनाना है। यहाँ पर लिखना है आपको पूरब, यहाँ पर लिखना है आपको पश्चिम। ठीक है, तो यहाँ पर पश्चिम साइड में मिट्टी कौन सी लिखेंगे आप, काली मिट्टी। ठीक है, और बीच में यहाँ पर कौन सी लिखेंगे अपन, किनारे नदी निकल रही है तो किनारे वाली कौन सी हुई है, कछारी मिट्टी, कछारी या दोमट या जलोढ़। ठीक है, कछारी दोमट। और यहाँ पर पूर्व में कौन सी हो जाएगी, लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये हो गया। नदी की बात कर लें तो नदी नर्मदा है ही, नदी यहाँ पर लिख देंगे नर्मदा। तो ये नर्मदा सोन घाटी के कुछ पॉइंट है। एक पॉइंट और देख लेता हूं, यदि एक आध दो कोई पॉइंट और हो। ढाल की बात कर लें तो ढाल इसका उत्तर की ओर की जगह नहीं होगा, क्योंकि नर्मदा नदी कहाँ जाती है, पश्चिम में। तो ढाल क्या लिखेंगे, इस पठार का ढाल पश्चिम की ओर है, ढाल पश्चिम की ओर। तो इस पठार का ढाल कहाँ है आपका, इस पठार का ढाल पश्चिम की ओर है। ठीक है, और यहाँ पर कोई पॉइंट है नहीं, इसके यही पॉइंट है। तो यहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला को। ठीक है, नोट कीजिए। अब आपको डालना है सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला। तो सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला के जिले कौन कौन से हैं, बड़वानी है, खरगोन है, खंडवा है, बुरहानपुर है, बैतूल है, छिंदवाड़ा है, पांडुना है, सिवनी है, मंडला है, हरदा है, नर्मदापुरम और डिंडौरी का कुछ भाग है। भौगोलिक क्षेत्र की बात करें उत्तरी अक्षांश की, तो उत्तरी अक्षांश कितना है, 21 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री 30 मिनट। पिछले वाले में नहीं बता पाया, लिखा मैंने जरूर है, अगर नहीं बोल पाया हो तो उसको आप वीडियो के थ्रू लिख लेना। और देशांतरी विस्तार कितना है, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल इसका 34,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 34,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और भूभाग की बात करें, कितने परसेंट भूभाग पर ये फैला हुआ है, तो ये 11% भूभाग पर फैला हुआ है। कितने परसेंट भूभाग पर फैला हुआ है, 11% भूभाग पर ये फैला हुआ है। अगर हम बात करें इसके उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, वो नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, और दक्षिण में दक्षिण वाले जिले आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं मिट्टी कौन सी पाई जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर वही बात है, ऊपर नर्मदा सोन घाटी के मैदान है तो मिट्टी यहाँ पर कैसी हो जाएगी, कछारी मिट्टी हो जाएगी। ठीक है, और पूरे में फैली हुई है तो उसी हिसाब से होगी। पश्चिम में काली और मध्य में कछारी, और पूरब में जाएंगे तो लाल पीली मिट्टी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। वर्षा की बात करें तो यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, 100 से 125 सेंटीमीटर। वर्षा कितनी होती है, 100 से 125 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। तो फसल यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, चावल हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बालाघाट में अलसी, सोयाबीन और चिन्नौर चावल होता है, और सिवनी के लखनादौन में काली मूंग चावल होता है। जो चिन्नौर चावल है उसको 2021 में जीआई टैग मिल चुका है। और हम बात करें इसके खनिजों की, अगर हम बात करें तो यहाँ पर आता है तुम्हारा
बालाघाट, और यहाँ पर रहता है तुम्हारा छिंदवाड़ा। तो यहाँ पर बालाघाट में तुम्हारी मैंगनीज की खदान है, बरेली में कौन सी खदान है, मैंगनीज की खदान, तो खनिज के रूप में अपन लिख सकते हैं मैंगनीज खदान, ठीक है। और ये एशिया की सबसे बड़ी खदान है। और छिंदवाड़ा में तुम्हारा मलाज खंड में क्या पाया जाता है, तांबा पाया जाता है। और तांबा और मैंगनीज की दृष्टि से हम कितने नंबर पर है, नंबर 1 पर है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश तांबा की दृष्टि पर कौन से नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर है। तो ये हमारे खनिज हो गए, 2 इसमें खनिज पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को 3 भागों में अपन ने बांटा है, पश्चिमी सतपुड़ा, पूर्वी सतपुड़ा और मैकाल पर्वत श्रृंखला। जो मैकाल पर्वत श्रृंखला है यह इधर छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है। तो यहाँ पर जो सतपुड़ा में जो पश्चिमी सतपुड़ा है, तो यहाँ पर जो पश्चिमी सतपुड़ा है बुरहानपुर तक, यहाँ पर हम देखेंगे तो इसको राजपीपला के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, राजपीपला के नाम से जानते हैं। और जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है, चोटी की यदि हम बात करें तो धूपगढ़ चोटी महादेव पर्वत पर है। कहाँ है, महादेव पर्वत पर, महादेव पर्वत पर धूपगढ़ चोटी सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ चोटी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है तुम्हारी, 1352 मीटर। दूसरे नंबर की चोटी की यदि हम बात करें तो चौरागढ़ है। कौन सी है, चौरागढ़। और चौरागढ़ की ऊंचाई कितनी है, 1336 मीटर चौरागढ़ की इसकी ऊंचाई है। तो इसकी 2 चोटी हैं, एक है तुम्हारी धूपगढ़ और दूसरी है चौरागढ़। चोटियों का वीडियो मैं अलग से कराऊंगा, उसमें मध्य प्रदेश की सारी चोटियां उसको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर जो पचमढ़ी है इसे मध्य प्रदेश का स्वर्ग कहा जाता है। पचमढ़ी दार्शनिक स्थल से बहुत बढ़िया है। अगर पूछा जाए कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का दार्शनिक स्थल क्या है, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं दार्शनिक स्थल, दार्शनिक या पर्यटन स्थल। दार्शनिक पर्यटन स्थल कौन सा है आपका, पचमढ़ी। और पचमढ़ी तुम्हारा क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश का स्वर्ग कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर नदियां कौन सी हैं, तो ताप्ती नदी है, बैनगंगा नदी है, शक्कर नदी है, बरदा नदी है और तवा नदी है। ये सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला से होकर निकलती हैं नदियां हैं। यहाँ पर दक्कन ट्रैप, गोंडवाना शैल समूह भी पाए जाते हैं, ठीक है। प्रमुख फसल मैंने आपको ये बताई दिया, खनिज यहाँ पर मैंने आपको ये बताई दिया, खनिज आपने यहाँ पर लिख लिए, भौगोलिक विस्तार इसका मैंने आपको बताई दिया। तो सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला में ये कुछ फैक्ट थे जो मतलब आपको बताने थे, वो मैंने आपको बता दिए। तो यहाँ पर अपन ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, नंबर 1 में देखो मालवा का पठार कंप्लीट किया, ठीक है। मध्य भारत कर लिया, बुंदेलखंड कर लिया, रीवा पन्ना अपन ने पढ़ लिया, सतपुड़ा पढ़ लिया और तुम्हारी नर्मदा मैकाल श्रृंखला पढ़ ली। अब हम चलते हैं आपका बघेलखंड के पठार की तरफ, तो इसको आप नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं बघेलखंड पठार की तरफ। अब यहाँ पर आपको क्या डालना है, बघेलखंड का पठार। तो बघेलखंड का पठार मैं आपको बता दूं कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है। तो बघेलखंड का पठार आपका सीधी में, सिंगरौली में, कटनी में, उमरिया में, शहडोल में, अनूपपुर में और डिंडौरी में। यदि हम देखें तो इसकी आकृति कुछ ऐसी बनेगी, इस तरीके का ये पठार फैला हुआ है। यदि अपन देखेंगे इधर साइड में कैसी ऐसी आकृति बन रही है। तो इसके जिले कौन कौन से हैं, सीधी, सिंगरौली, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर और डिंडौरी। तो यहाँ पर अपन जिले में लिख सकते हैं। इसके बाद क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल है इसका 21,577, कितना है, 21,577 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और यह सबसे छोटा पठार है, क्या लिखेंगे, सबसे छोटा पठार, सबसे छोटा पठार, ठीक। वर्षा की बात करें तो 125 से लेके 140 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। 125 से लेके 140 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। और जहां वर्षा ज्यादा होगी वहां पर चावल मुख्य फसल मानी जाएगी। तो फसल यहाँ पर कौन सी हो जाएगी आपकी, फसल यहाँ पर लिखेंगे अपन चावल, अलसी, चावल, अलसी, ज्वार, ठीक। चावल फर्स्ट नंबर पर अपनी फसल कौन सी मानी जाएगी, चावल। इसके बाद विस्तार की अगर हम बात करें तो हमारा देखेंगे ये कौन सा, बघेलखंड का पठार। यहाँ पर कौन सा तुम्हारा, रीवा पन्ना का पठार। यहाँ पर कौन सा पठार था, बुंदेलखंड का पठार। और यहाँ पर हमने आपको बताया था वो कौन सा पठार था, मालवा का पठार। कौन सा पठार था, मालवा का पठार। और यहाँ पर ऊपर अपन ने देखा कौन सा पठार था, मध्य भारत का पठार। तो इसके अगर हम और नीचे अगर देखेंगे तो नीचे क्या है आपका, सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला और वो और बगल में इसके क्या है, नर्मदा सोन घाटी। और ये पठार कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ यहाँ पे हिस्सा था पहले, हट गया, तो क्या इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर हो गया, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और फिर अगर हम देखेंगे पश्चिम साइड में तुम्हारा क्या हो जाएगा, मालवा का पठार, दक्षिण में क्या हो जाएगा, नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला। और अगर हम
उत्तर की बात करें तो उत्तर में उत्तर प्रदेश तुम्हारा हो ही जाएगा, और पूरब में बात करें तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और इधर हम देखें तो रीवा, पन्ना, पठार और तुम्हारा बुंदेलखंड का पठार, ये सारी की चीजों से घिरा हुआ है। विस्तार हो गया। जिले कौन कौन से आपको लिखने हैं, तो जिले में कौन सा हो जाएगा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, ठीक, और अनूपपुर और कटनी और डिंडौरी। और डिंडौरी का अपना क्या आ रहा है, कुछ भाग आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा डिंडौरी का कुछ भाग, ठीक है। राजधानी का कहें अपन तो ये सिंगरौली जो राजधानी है यह ऊर्जा राजधानी है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, राजधानी, ऊर्जा राजधानी कौन सी है अपनी, सिंगरौली। ऊर्जा राजधानी कौन सी है, सिंगरौली। पूछा जाएगा कि बघेलखंड के पठार की ऊर्जा राजधानी कौन सी है, या मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सी है, तो सिंगरौली। नदियां की बात करें तो सोन है, जोहेला है, गोपद है और बनास, यहाँ इस पठार की मुख्य नदियां हैं। यहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं। सघन वन में क्या क्या पाया जाता है, आपका तेंदुपत्ता, साल और सागौन आदि के यहाँ पर वृक्ष देखने को हमको मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्षेत्रफल हमने देख लिया, वर्षा देख ली। अब यहाँ पर तुम्हारा दर्शनीय स्थल से देखें, खनिज की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर क्या क्या देखो मिलेगा। खनिज अगर हम बात करें तो यहाँ पर चूना पत्थर, बॉक्साइड और सीमेंट फैक्ट्री, यानी कि खनिज में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर खनिज में हमारा क्या हो जाएगा, खनिज में हमारा हो जाएगा बॉक्साइड, चूना पत्थर। और चूना पत्थर की दृष्टि से अपन कौन से स्थान पर हैं, तीसरे स्थान पर। और बॉक्साइड की दृष्टि से कौन से स्थान पर है मध्य प्रदेश, तो ये है तुम्हारा 6वें नंबर पर, ठीक। इसके बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा, सीमेंट फैक्ट्री। सीमेंट फैक्ट्री एक पीछे मैंने और बताई है कहाँ थी, बामौर में, और एक सीमेंट फैक्ट्री है कहाँ पर है तुम्हारी, कटनी में। और ये खनिज भी सारे कहाँ पर पाए जा रहे हैं, कटनी में। इसके बाद हम देख लेते हैं तुम्हारा अमलाई, जो शहडोल है, शहडोल में एक अमलाई नामक जगह है, और उस जगह में ओरिएंट पेपर मिल पाई जाती है। क्वेश्चन आ जाता है कि मध्य प्रदेश में पेपर मिल कहाँ पाई जाती है, तो ये शहडोल के अमलाई नामक स्थान पर ओरिएंट पेपर मिल पाई जाती है। दूसरा, उमरिया में यदि हम पर्यटन की बात करें, पर्यटन की दृष्टि से देखें तो उमरिया में क्या पाया जाता है, उमरिया में हमारा बांधवगढ़ का किला पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, भाई का किला भी कहते हैं। और लंका विजय के दौरान श्री राम ने लक्ष्मण के लिए बनवाया था इसे। इसमें राम, लक्ष्मण और सीता का मंदिर भी है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस किले में संस्कृत में अभिलेख मिले, और उस अभिलेख में बताया गया कि यह किला राजा व्याघ्रदेव द्वारा बनवाया गया था। इस किले में काफी चीजें देखने को हमको मिल जाती हैं, जैसे कि शेषशाही तालाब है, क्षीर सागर है, वीर सागर कुंड है। और यहाँ पर शेषशाही तालाब में विष्णु जी की मूर्ति शयन मुद्रा में लेटी हुई यहाँ पर दिखाई गई है। यहाँ पर पर्यटन में और बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर पाया जाता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो राष्ट्रीय उद्यान कराएंगे तो उसमें अपन पॉइंटों को लिंक कर लेंगे। तो ये था तुम्हारा कौन सा, बघेलखंड का पठार। तो यहाँ पर ये सिनॉप्सिस बेस हमारी क्लास रहती है। यदि आपको फुल नोट्स चाहिए कि आपको सब कुछ लिखना है तो आप मुझे 75 66 37 63 82 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके पीडीएफ मेरे से ले सकते हैं। मैं आपको पूरे पठारों का पीडीएफ दूंगा। हैंड रिटन नोट जो मेरे खुद के लिखे हुए नोट्स हैं उनको आपको शेयर करूंगा, उनसे आप अच्छे से और नोट्स बना सकते हैं। और यदि आप बोर्ड पर लिखा हुआ सफिशिएंट समझते हैं तो वो भी पर्याप्त है। जितना मैं लिखता हूँ वो इम्पोर्टेंट ही लिखता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं तुम्हारा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की बारे में बात करते हैं। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बारे में कोई ज्यादा फैक्ट नहीं है। ये क्या है, मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांटती है, ठीक है। तो यहाँ पर बस मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांट रही है, 2 भागों में बांट रही है। एक तरफ तुम्हारी नर्मदा नदी है, तुम्हारी नीचे ऊपर चंबल नदी वगैरह निकल रही है, नीचे कौन सी नदी निकल रही है, नर्मदा नदी निकल रही है। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बारे में कोई फैक्ट अपन को लिखना ज्यादा है नहीं है, छोटी वगैरह हमने सबकी बताई दी, ठीक है। तो ये थे हमारे पठार और भौतिक प्रदेश का विभाजन पूरा हमने मध्य प्रदेश का आपको बता दिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे आगे से नदियां। अगला हमारा जो चैप्टर होगा वह मध्य प्रदेश की नदियों के विषय में होगा। और नदियों से पहले जब मैं नदियों की क्लास स्टार्ट करूंगा तो आपको एक बढ़िया तरीके से सभी पठारों का मैप कलरफुल मार्कर से बना के यहाँ पर आपको डिजाइन कर दूंगा। इससे आप अपने नोट्स में लगा लेना, इससे आपको पता चल जाएगा कौन सा पठार किस शेप में वहां पर बना हुआ है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।